देश में अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों की जुबां पर चुनावी मौसम में आदिवासी, दलित और ओबीसी का मुद्दा आ गया है। यही वजह है कि राहुल गांधी द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि दलित, पिछड़ों और आदिवासी समुदाय को न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना अत्यंत जरूरी है। जबकि मनमोहन सरकार के समय में हुई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर जातिगत जनगणना करने की बात कही थी। यात्रा को विराम देकर राहुल के ग्वालियर से पटना के लिए रवाना होने के बाद मीडिया से मुलाकात के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, जितेंद्र सिंह, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया और उनकी मांगों को जायज मानते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को न्याय देने के लिए एमएसपी को विशेष दर्जा देकर कानून लाएंगे। वहीं स्वामीनाथन आयोग के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कांग्रेस छोड़ने वालों को वॉशिंग मशीन के लाभार्थी बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और जिसने कांग्रेस छोड़ी है, असम के मुख्यमंत्री से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सबको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है। कुछ लोगों को छोटे साइज, कुछ को मीडियम, तो कुछ जॉइंट साइज की वॉशिंग मशीन चाहते हैं। वहीं पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा कि भाजपा ने समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। पटवारी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों और अग्निवीर युवाओं से बात की। ऐसे भी युवा हैं जिनकी भर्ती सेना में होने वाली थी, लेकिन अग्निवीर स्कीम लागू होने के बाद उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। ऐसे युवाओं को सरकार ने धोखा दिया है। चुनावी मोड़ में आ चुकी कांग्रेस और भाजपा नेताओं के आरोप हैं, लेकिन जनता इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इन 5 न्याय में से 2 ऐसे गारंटी राहुल जी ने दिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, कि किसान न्याय के लिए पहला कदम होगा एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, उसके लिए एक विशेष कानून लाना लोकसभा में और राज्यसभा में, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो डॉक्टर स्वामीनाथन के दिए हुए फॉर्मूले के आधार पर ही तय किया जाएगा। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया प्रधानमंत्री ने, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दे दिया, पर जो एमएसपी का फॉर्मूला स्वामीनाथन जी ने दिया था कि जो खेती की लागत है उसका 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बात नहीं की। और राहुल जी ने कहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और विस्तृत तरीके से जो खेती की लागत के अनुमान होती है उसको 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय किया जाएगा। दूसरी बात जो गारंटी दी है उन्होंने हिस्सेदारी न्याय को लेकर कि हमारे देश में जाति गिनती होना जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना जो होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पाई है। 2021 में जो जनगणना होना था अब तक नहीं हुआ। 3 साल हो गए, 4 साल होने वाले हैं, पर जो जनगणना हर 10 साल होता है मोदी सरकार ने वो जनगणना नहीं करवाया। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा किया गया था। उसकी जाति जो नतीजे थे, जाति को लेकर जो 25 करोड़ परिवारों का जो जानकारी हासिल की गई थी उसको अभी तक प्रकाशित नहीं किया है मोदी सरकार ने। तो ये इन 5 न्याय में से 2 न्याय को लेकर राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से गारंटियां दी।
शुक्रिया। अभी आपके कुछ सवाल हैं तो हमारे पीसीसी अध्यक्ष, हमारे प्रभारी और दिग्विजय सिंह जी उसका जवाब 50 मिनट। कल दोपहर से हमने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। 6 तारीख रात तक हम मध्य प्रदेश में रहेंगे। मैं हमारे पीसीसी अध्यक्ष सिद्धू पटवारी जी से गुजारिश करूंगा कि कल के कार्यक्रम के बारे में और आज सुबह जो कार्यक्रम हुआ है और बाकी 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को प्रोग्राम जो होने वाले हैं उसकी जानकारी आपको दें। बाद में मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको कुछ 2-3 शब्द संबोधित करें। जीतू पटवारी। सभी हमारे पत्रकार जगत के, मीडिया जगत के साथीगण, स्वागत करता हूं। आदरणीय जयराम रमेश जी, आदरणीय हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे अग्रज आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, सम्मानित यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथीगण, पदाधिकारीगण, जो मुरैना में अभूतपूर्व स्वागत हुआ कल राहुल जी का, वो उस भावना को, जिस भावना को राहुल जी आम परिवार, आम जनता, आम युवा, आम किसान के लिए बार बार अपने विचार देश के सामने रखते हैं, उसको बल मिला। ऐतिहासिक अभूतपूर्व मुरैना के जैसे चंबल की माटी है, जैसा चंबल का पानी है, वैसे ही चंबल का स्वागत और सत्कार क्या होता है, ये एक बार फिर प्रदेश ने और हमारे पूरे अंचल ने देखा। राहुल जी ने जिस तरीके के विचार दिए, आज आप लोगों ने प्रमुखता से अपने अपने समाचार पत्रों में और मीडिया संस्थानों के चैनल और सारी न्यूज़ की बहुत बड़ी खबरें बनी। मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं कि वो भावना जो राहुल जी ने अग्निवीर को लेके देश के सामने किस तरह की समस्याएं आगे आएगी, या किसानों की समर्थन मूल्य को भारतीय जनता पार्टी ने बोला और किया नहीं, और कांग्रेस पार्टी एमएसपी को लेकर किस तरीके का विचार गारंटी देती है, 2 बातों को आपने जिस तरीके से पूरे प्रदेश के सामने रखा, देश के सामने, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर ग्वालियर में जिस तरीके से राहुल जी का पलक पावड़े बिछाकर ग्वालियर की शानदार और जानदार जनमानस ने स्वागत और सत्कार किया, वो भी आप लोगों ने देखा और देश को बताया। आज हम घाटी गांव होते हुए जो स्वागत और सत्कार राहुल जी का हुआ सुबह, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी स्पीच दी जो अद्भुत थी, अकल्पनीय थी, जिसमें उन्होंने फिर एक मुद्दा उठाया कि किस तरीके से सामान्य वर्ग जो आम आदमी है उसको गरीबी की और महंगाई की मार पड़ रही है, और इससे देश का भविष्य में किस तरीके से नुकसान होगा। कल शिवपुरी के बाद गुना के बाद ब्यावरा, और बीच में 2-3 छोटे छोटे पैलेस जो जगह स्थान है, उनसे होके हम ब्यावरा के आगे नाइट स्टे होगा 4 तारीख के दिन। 5 तारीख के दिन वहाँ से हम चलेंगे शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से बक्सी, बक्सी से उज्जैन, और उज्जैन के बाद राहुल जी का पूरे नाइट स्टे होगा। फिर 6 तारीख के दिन पहला बड़नगर उज्जैन का एक तहसील है, उसके बाद बदनावर जो धार का एक तहसील है, उसके बाद रतलाम, और रतलाम के बाद सेलाना, और सेलाना के बाद फिर वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूँ कि जितने हमने अपेक्षा की थी, हमें एक भावना थी कि इस तरीके का राहुल जी का स्वागत हुआ, उससे 10 टाइम अच्छा हुआ है। मैं मानता हूँ सबको इस आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ, खासकर ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और यहाँ की जनता को, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विचार को इस रिजल्ट के बाद आपके साथ करके हमें सहयोग किया। मैं धन्यवाद। आदरणीय
जवाब हम दे देंगे। एक मिनट सवाल जवाब वाला पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब आप सबको संबोधित करें। सवाल जवाब लास्ट। विषय क्या है? विषय राजनीतिक दल का गठन, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल और विचारधारा के साथ उसमें काम करना अल्टीमेटली कॉज होता है देश की और समाज की सेवा। इसके पीछे दो राजनीतिक व्यवस्था बनी है, दल के आधार पर पटरी पर चढ़कर सत्ता में सेवा, एक विपक्ष में सेवा। जिन लोगों का कमजोर मन है, दिमाग में किसी प्रकार का डर है, उनको राजनीति से कुछ न कुछ चाहिए, वो नेचुरल है, वो सत्ता के पीछे जाएंगे, तो इससे ज्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आपका भाजपा की सूची आ गई है, कांग्रेस की सूची जिन लोगों को वॉशिंग मशीन की जरूरत, जिन लोगों को सिर्फ वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है, वही लोग छोड़कर जा रहे हैं। भाजपा की सूची आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गिनती कीजिए जो जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़े हैं। असम के मुख्यमंत्री को लेकर अब शुरू कीजिए, हमारे असम के प्रभारी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये सब वॉशिंग मशीन के लाभार्थी हैं। अब इनका सिंधिया जी भी वॉशिंग मशीन में धुले क्या? सिंधिया जी भी वॉशिंग मशीन में धुले, वॉशिंग मशीन के चुनाव हो रही है उनको। सभी को वॉशिंग मशीन की जरूरत है। कुछ लोगों को छोटे साइज, कुछ लोगों को मीडियम साइज, कुछ लोगों को जायंट साइज, बड़े बड़े साइज। सिंधिया जी उतर गए मैदान में। निर्मा तो वही डाला कि दिग्विजय सिंह जी निर्मा उसमें साफ करने के लिए निर्मा तो डलवाइए उनसे। अरे सवाल आपका क्या सवाल है? लगातार घोषित कर दिए बीजेपी ने कल। कांग्रेस की क्या तैयारी है, कब तक सूची आ रही है कांग्रेस की, और क्या आपका फार्मूला है टिकट बांटने का? हमारे प्रभारी जवाब दें। सवाल था कांग्रेस पार्टी की सूची बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। हमारी जो प्रक्रिया रहती है उसमें हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, वहाँ के स्थानीय जो नेता होते हैं, उसके बाद जो वहाँ के प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा चुनाव के, एक लोकतांत्रिक चाहे से हम अपने नाम इकट्ठे करते हैं। पहली सीईसी की जो बैठक है वो अगले 4 और 5 दिन के अंदर हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सूची जारी हो जाएगी। ये मैं आपको बीजेपी के असंतुष्टों को अपनी पार्टी में लेंगे क्या? कुछ लोगों के टिकट कटे, हो सकता है वो आपकी पार्टी में आए। चलो काल्पनिक सवाल है, जब लेंगे तो आपको बताएंगे। और मेरे ख्याल से मोटे मोटे सारे सवाल आ गए। केपी यादव नारा हुआ करता था, एक नारा हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का कि जात पर न पात पर मोहर लगेगी। आज भी जो जाति गणना की हो रही है, अब क्या हुआ उसका? नहीं, आज नारे को आप फॉलो नहीं कर रहे, क्या भूल गए? नहीं है, गरीब की बात। देखो मैं गरीबी हर वर्ग में है। एक मिनट सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है और जेन्युइन है। कांग्रेस पार्टी का आज भी, मैंने अभी यहाँ पिछली बार भी आया था इसी सभा में, इसी सभागृह में नारा भी लगवाया था, जात पर पात पर मोहर लगेगी। हाँ, पर ये मुद्दा राजनीतिक रूप से हम पॉलिटिकल, देश को हम आज़ाद कराने वाली पार्टी, देश की उन्नति कराने वाली पार्टी, जब आर्थिक संसाधनों का हक, आपका जो जिस मीडिया में आप काम करते हो मालिक गब्बर है और आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, कितने हमारे रिपोर्टर हैं जो इस तरह के हैं। मतलब ये सवाल है, इसको सर मेरी पूरी बात आपका उत्तर पूरा है समय। तो सवाल अगर रिपोर्टर की इनकम कम है और उसका सवाल उठाना है तो ये गुनाह है, तो ठीक है, ये गुनाह है कि आपकी रिपोर्टर की तनख्वाह की रक्षा राहुल गांधी जी करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं करते। ऐसे का ऐसा ही जो गरीब वर्ग है, जिसके पास आर्थिक संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, इनकम घटती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, वो वर्ग कौन सा है, ज़्यादा दुखी कौन है? अगर उस ज़्यादा दुखी वर्ग की बात करना अगर गुनाह है तो फिर आप स्वतंत्र हैं। मैं मानता हूँ बेसिक सोच क्या है, सोच है कि ST SC OBC वर्ग के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों की रक्षा हो
और उसमें अपर कास्ट के भी जो आर्थिक जिनके पास कमी है उनकी भी रक्षा हो, वो सब एक साथ जोड़े गए, कभी अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया। तो मोटी बात ये। धन्यवाद। सब सवाल आए अपनी बात ये, राहुल जी जब जनगणना की बात करते, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो उसके पीछे उनका जो सोच है, जो विचार है, वो बेसिक वो वर्ग जो आज भी गरीबी रेखा में या गरीबी में ज़्यादा आते हैं, जो सामाजिक समरसता आर्थिक रूप से भी तभी बनेगी जब हम इक्वल राइट्स को, एक तरह से आर्थिक राइट्स को सबको देंगे। एक तरफ 20% लोगों के पास जो 80% संपत्ति हो गई है, और जो नरेगा में लिस्ट में देखेंगे 80% वही वर्ग आता है, या किसी भी ऐसे मजदूरी वर्ग में देखेंगे तो 80% वही वर्ग आता है। तो अल्टीमेटली नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी है कि आर्थिक जो ताकत है वो इस वर्ग को भी मिले, सामाजिक ताकत इस वर्ग को भी मिले, ओबीसी के वर्ग को, एसटी के वर्ग को, एससी के वर्ग को। इसका राजनीतिकरण टिकट देना या एक्स को देना, वाई को नहीं देना, ये विषय ही नहीं हो सकता है। राहुल जी की पवित्रता ये है कि देश जब 100 साल बाद या 50 साल बाद या 25 साल बाद हम देश का नक्शा देखें तो इस देश में समान अधिकार की जो ताकत संविधान सबको देता है, पर जीवन जीने में आर्थिक असमानता अद्भुत हो जाती है। तो वो कौन लोग हैं? तो उसमें एसटी, एससी, ओबीसी ज़्यादा ये, और असामान्य वर्ग में भी अपर साइड में भी गरीबी है, उस गरीब को भी इसके साथ जोड़ा गया। अल्टीमेटली आर्थिक असमानता कम कैसे हो, सामाजिक ताकत एक जैसी सबको कैसे मिले, इस फोकस पे वो ध्यान देते हैं। मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा निश्चित रूप से कोई कदम नहीं हो सकता किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व और दल के लिए कि वो सबके लिए बात है, गरीब के लिए, वंचित के लिए। उसको और डिटेलिंग जयराम जी का देखो, एक मिनट, हिस्सेदारी को सिर्फ विधानसभा की टिकट और लोकसभा की टिकट के नजरिए से मत देखिए। जो हमारे देश की संपत्तियां हैं वो किसके हाथ में है, कौन कंट्रोल करता है, किसके इशारे में चलता है, ये ही सवाल है। ये सवाल नहीं है कितने टिकट आपने दिए। ऐसे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण है, पर सवाल वो नहीं है। सवाल और बड़ा सवाल है कि देश की आर्थिक संपत्ति किसके हाथ में है, समाज के किस वर्ग के हाथ में है, और कौन सरकार को कंट्रोल करता है, हमारे उद्योग को कौन कंट्रोल करता है, अलग अलग जो हमारे लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, मीडिया है, वो किसके हाथ में है। ये बहुत, मैं समझता हूँ 1 साल 2 साल का सवाल नहीं है, दीर्घकालीन सवाल है। और ये सिर्फ गिनती के पहला कदम है। गिनती कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, गिनती पहला कदम है, जनगणना पहला कदम है। और जैसा कि मैंने कहा 1951 से लेकर हर 10 साल जनगणना होती हमारे देश में, और उस जनगणना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक की क्या आबादी है हमारे देश में, वो जानकारी हम हासिल करते हैं। 2021 में जो जनगणना होने वाला था उसको अभी तक मोदी सरकार ने नहीं कराया। अरे समझने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट समझने की कोशिश कीजिए। पूरी बात तो सुनिए, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 2021 में जो जनगणना होने वाला था अभी तक 4 साल हो गए हैं, उन्होंने नहीं किया है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी पर ये अन्याय है। कांग्रेस सरकार इतने साल रही, अब भी दलित आदिवासी ऊपर नहीं उठ पाया, तो कांग्रेस ने फिर किया क्या? भाजपा के ऊपर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने किया कि इस देश में संविधान लागू, जैसे ही कांग्रेस आई देश की आजादी के, आप भी आजाद
प्रदेश में जो ओलावृष्टि हुई है, देश पूरे किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों को 2700 रुपये गेहूं के दाम, 3100 रुपये धान के दाम के वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और पर्ची के मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस ओलावृष्टि पे लगभग 30,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा दे सरकार। सबसे ज़्यादा तकलीफ ग्वालियर चंबल में हुई है, पूरे मालवा में हुई है, पूरे प्रदेश में हुई है। 30,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा दे सरकार। पटवारी, इस बार कई लोकसभा कई सांसदों के टिकट काटे गए हैं इस बार गुनाह ग्वालियर से। जी, इस बार ये बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है, वो किसको टिकट दे और किसके काटे, हमें कोई लेना देना नहीं। हम हमारी टिकटें आने वाले एक हफ्ते के अंदर जैसे ही सीईसी की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग नेशनल होगी, हम अनाउंस करेंगे।